Welcome back to the Olive Grid channel, everyone. This is part 3 of the Geography PYQ series. Part 1 and part 2 have already been uploaded on the channel. So now these are our social media handles. आपको अगर PDF चाहिए जो भी हम क्लास में कर रहे हैं, so please join our Olive Grid Telegram channel. This is our Instagram page where we update you regarding the classes, and this is our email ID where you can ask us any queries related to SSB or the written exam. We will help you in that. Please like, share, and subscribe the channel if you like our efforts and the way we teach you. Moving on to the question without wasting any time. So, what is the question? Durand line is the border demarcation that separates which of the following countries? So, before doing that, let's understand the borders of India. अब इंडिया के बॉर्डर्स में क्या क्या है? अब यहाँ पे पाकिस्तान इज देयर एंड दिस इज बांग्लादेश, राइट? बट जो बांग्लादेश था या है, आई मीन जो बांग्लादेश है वो इनिशियली वाज ईस्ट पाकिस्तान, राइट? सो ईस्ट पाकिस्तान एंड द करंट पाकिस्तान बोथ हैव रेड क्लिफ लाइन, और दोनों के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमें गार्ड कर रही है वहां पे इज बीएसएफ, राइट? रेड क्लिफ लाइन अक्रॉस द बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पे भी बीएसएफ है, और पाकिस्तान के पास में जो रेड क्लिफ लाइन है वहां पे भी बीएसएफ हमें गार्ड कर रही है, राइट? सो अब नेक्स्ट इज जो मैकमोहन लाइन ऑन द ईस्टर्न फ्रंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज द मैकमोहन लाइन. Then we have ITBP here. ITBP is the Indo-Tibetan Border Police Force. Tibetan Border Police, आप Tibetan से याद कर सकते हैं कि ये इंडिया और चाइना के बीच में है फोर्सेस जो हमें गार्ड कर रही हैं, राइट? देन म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे है असम राइफल्स. देन इंडो नेपाल वी हैव सशस्त्र सेना बल एंड इंडो Bhutan as well, right? समझ आ गया? Then here we have LOC, which is between India and Pakistan, where we have Indian Army and BSF again, Indian Army and BSF. And this is between India and China. This is the Akshajan region. This is the Gilgit-Baltistan region, right? And this is Akshajan, जहाँ पे LAC है, यहाँ पे भी Indian Army is there and ITBP is also there. Alright, ये सारी हमारी border security forces हैं, border forces हैं. Border security is just this one. These are our border forces and हमारे जो borders हैं with the neighboring countries. Now ये जो question है, जो Durand line है is between Afghanistan and Pakistan. So the answer is B, Afghanistan and Pakistan. ये important था आपको समझाने के लिए. So इस question में मैंने ये सब समझा दिया. Moving on to the next question, which is which of the following statements reference to the water vapor in the atmosphere is correct? First is the role of the water vapor that it plays in the stability and instability of the air. It acts like a blanket, allowing the earth to neither become too cold nor too hot. अब water vapor जो है, it's a variable gas. How come? अब कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है एंड कंटिन्यूसली कंडेंसेशन भी होता रहता है, तो इसकी परसेंटेज कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. व्हाट आर द परमानेंट गैसेस? हमने पिछली क्लास में किया था. परमानेंट गैसेस आर लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, राइट? नाउ दिस इज जो वाटर वेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल गैस, H2 gas, right? Now जब रेडिएशन पड़ती है ऑन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो जो वार्म एयर है कंटेनिंग मोर वाटर वेपर, इट बिकम्स ह्यूमिड. जितने ज्यादा वाटर वेपर होंगे एयर में, इट बिकम्स ह्यूमिड एंड देन इट बिकम्स लाइटर. जितनी वार्म एयर, इट बिकम्स लाइटर. इट टेंड टू राइज लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. अब जब एयर राइज हो रही है किसी जगह से, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. अब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो कोई और दूसरी जगह से एयर आके स्पेस लेगी वहां पे. दिस इज लो प्रेशर, क्योंकि एयर मूव हो गई. यहाँ पे जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा वहां से एयर मूव होके आएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, मूवमेंट ऑफ द
gases here leading to instability. So जब ये हाई प्रेशर से गैस आके यहाँ पे जगह ले लेगी तो ये अगेन एक स्टेबल कंडीशन क्रिएट कर देगा, है ना। सो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सिस्टम बना देगा और इससे इंस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी होती है वाटर वेपर बिकॉज इट्स अ वेरिएबल गैस, राइट। Now moving on to the next statement. It acts as a blanket, allowing the earth to neither become too cold, neither becoming too hot. अब जो water vapor है, it's a greenhouse gas. So for example, ये blanket बना लिया water vapor ने. So जो सन से रेज आ रही हैं वो कुछ रेज को तो अलाउ करती हैं इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर टू एंटर एंड कुछ को वो रिफ्लेक्ट करती हैं. तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैंकेट, एक थर्मल ब्लैंकेट बना देती हैं जो वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर है, राइट. ब्लैंकेट एंड थर्मल ब्लैंकेट. एंड ऑल्सो ये अर्थ है, इसकी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं, जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है जिनकी, राइट, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये इनको अलाउ नहीं करती है. जो वाटर वेपर है हमारा वो अलाउ नहीं करता है इनको टू एस्केप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, कीपिंग इट नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड. सो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं दीज वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So the answer is both 1 and 2. Moving on to the next question. इसमें हमें कोपन क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. So उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेबल. जो कोपन भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने सिंबल्स दिए थे टू कैटेगराइज द वर्ल्ड क्लाइमेट. सो जो ये ए सी डी एंड ई है, इट्स बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड बी है इट्स बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, राइट. यू कैन सी यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किए हुए हैं चारों में एंड लेटर ऑन हाईलैंड वाज एडेड. Okay, so now let's understand. A stands for tropical. The coldest month will be equal to or greater than 18 degrees Celsius. B is dry. Evaporation will be more than precipitation. C is warm temperate. Coldest month will be between -3 degree to 18 degree Celsius. Then we have D, which is cold snow forest. Coldest month will be less than equal to -3 degree Celsius. E is cold. All months will be less than 10 degrees Celsius. Highland, it's based on altitude. H stands for highland. Due to cold will be due to elevation, as I said. Altitude के basis पे cold होगा, right? So ये आपको कैपिटल लेटर्स का अंडरस्टैंड हो गया कि क्या किसका सिंबल है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्मॉलर लेटर्स. F stands for रेनफॉल थ्रू आउट ईयर. इसको कैसे याद कर सकते हैं. एफ मीन्स फ्लड. फ्लड मतलब पूरे बहुत ज्यादा पानी, पूरे साल पानी है, मतलब नो ड्राई सीजन. तो एफ से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेनफॉल थ्रू आउट ईयर. अगर रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होगी तो क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगी ना, है ना. तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं. देन वी हैव एम. एम एम से एम मॉनसून इन्फ्लुएंस, हैवी रेनफॉल इन द मॉनसून. डब्ल्यू इज विंटर ड्राई, डब्ल्यू डब्ल्यू. S is S, summer dry. Then we have H is hot and K is cold. इनको इंग्लिश नहीं आती तो K से cold कर दिया इन्होंने, right? Then A is hot summer and B is warm summer. ये सारे सिंबल अगर हमें याद होंगे तो हमें ये क्लासिफिकेशन करने में आसानी होगी. Now let's understand. A means tropical, F means flood, तो no dry season. A means tropical, M means monsoon. तो मानसून में क्या होता है, शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, पूरे टाइम मानसून होता है, अदरवाइज शॉर्ट ड्राई सीजन के अलावा. ए इज अगेन ट्रॉपिकल एंड डब्ल्यू इज विंटर ड्राई. देन नाउ मूविंग ऑन टू बी. बी इज अगेन ड्राई क्लाइमेट. एस से यू कैन रिमेंबर स्टेपी, यहाँ पे भी एस से मीन्स स्टेपी. डब्ल्यू इज डेजर्ट, डब्ल्यू इज डेजर्ट. एंड एच इज हॉट, हॉट. के इज कोल्ड एंड के इज कोल्ड, राइट. तो ये हमने क्या किया, B S H
low latitude semi-arid or dry. BWH will be low latitude arid or dry. BSH mid latitude semi-arid or dry. BWK will be, sorry this was K, mid latitude arid or dry. Also आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, you don't have to remember this. If you remember this coding and आपको समझ आ गया है ये coding का क्या मतलब है, right? So now moving on to C. C means warm temperate. F is again flood. A is hot summer, right? A is hot summer. And C is again warm temperate. S is summer dry. C is again warm temperate. F is flood. B is warm summer. Then D is cold snow forest climates. F is again flood. D is cold snow forest climates. W is winter dry. Right? E is again cold climates, T for tundra. E is again cold climate and F is for polar ice cap. Perennial ice है तो F से, and H is again highland. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा. Now ये question करते हैं. Tropical wet and dry means ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्या हो जाएगा AW. अगर आपको सिंबल बनाना आ गया तो यू नो दैट दिस इज विंटर ड्राई, सो दिस इज करेक्ट. मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड स्टेपी इज BSK. मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, अगर आपको नहीं भी आता तो मिड लैटिट्यूड करेक्ट हो गया. देन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल. CFA नो ड्राई सीजन वार्म समर, नो ड्राई सीजन वार्म समर. मरीन वेस्ट कोस्ट, marine west coast, no dry season, warm and cool summer. But यहाँ पे क्या लिखा है severely cold summer. So only 3 statements are correct or 3 match the following are correct. I hope आपको ये भी समझ आ गया होगा. और ये भी अगर यहाँ से नहीं समझ आया तो I've also explained it in the other video, so you can go and check that out. मूविंग सी, एक ही पेपर में 2 बार कूपन क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आए हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट्स बेस्ड ऑन द बिलो कैरेक्टरिस्टिक्स. एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो एंड इज अराउंड 15 सेंटीमीटर. अब इसमें से क्या क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं. 15 सेंटीमीटर बोला है तो जहाँ पे नो ड्राई सीजन है वो तो एलिमिनेटेड. विंटर ड्राई है मतलब बाकी टाइम तो बारिश है और 15 सेंटीमीटर तो बहुत ही कम होता है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया. बिकॉज मिड लैटिट्यूड है, सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पे बारिश तो होती ही है, राइट. एंड ह्यूमिड है तो ये अगेन दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. देन वी हैव मेडिटेरेनियन, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. इसमें तो लिखा ही है नो ड्राई सीजन, ड्राई हॉट समर है एंड नो ड्राई सीजन, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे. जहाँ पे भी वार्म टेम्परेट है, वार्म टेम्परेट मतलब वहां पे बारिश तो होगी ही, तो इतनी कम तो नहीं हो रही है जितनी यहाँ पे मेंशन है, तो ये सब एलिमिनेट हो गए. नाउ इसमें भी नो ड्राई सीजन लिखा है तो ये भी एलिमिनेटेड. इसमें विंटर ड्राई है, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. अब हम इन 3 में कंफ्यूज होंगे, है ना. ये तो मतलब पहली स्टेटमेंट से इतना सब हमने एलिमिनेट कर लिया, राइट. सो अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पोल वर्ड्स. अब पोल वर्ड्स हाईलैंड तो एलिवेशन की वजह से है तो ये भी हो गया. अब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटीसाइक्लोन्स. प्रोनाउंस्ड विंटर एंटीसाइक्लोन्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके बीच में प्रोनाउंस्ड विंटर एंटीसाइक्लोन्स डेवलप होते हैं एंड दे आर वीकनिंग इन द समर, sets in monsoon like reversal of the wind in this region. अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है. सब ट्रॉपिकल स्टेपी हमने कैंसिल आउट कर दिया, ह्यूमिड भी बिकॉज कितना 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है. टुंड्रा क्लाइमेट बिकॉज नो ट्रू समर, बट यहाँ पे मेंशन क्या है, समर टेम्परेचर्स आर लो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, राइट. ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा. हमने बाकी सब एलिमिनेट कर लिया इजीली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको ये वाला समझ आ गया हो. अगर नहीं समझ आया तो जस्ट वॉच इट अगेन, यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Consider the following statements with reference to the cotton textile industry of India. Cotton textile has over time spread to other parts of the country beyond Gujarat and Maharashtra. Of course, it is present in Kolkata as well, present in Indore, present in other parts of other state. Karnataka में भी present in Bangalore, right? So ये statement correct हो गई. Raw material is not, जब भी not आ जाता है तो become अपने आप को alert कर लो. Not a weight losing raw material. अब कोई भी raw material है, it will of course have something extra which we want to remove out of it. इसमें क्या होंगी? Seeds हो सकती हैं, जो impurities हो सकती हैं, जो हमें remove करनी है. जब हम इसको eliminate कर देंगे from the raw material, उसका weight क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, less weight, right? अगर less weight हो जाएगा तो ये statement क्या हो गई? Not नहीं होता तो ये statement सही होती. Raw cotton is not a weight losing raw material, but the statement is wrong. क्योंकि उसमें seeds and impurities होती हैं which we want to eliminate, right? So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? Statements given above are correct. So only one is correct. Moving on to the next question. हमें क्या पूछा है? इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश is situated in which one of the following regions? Okay, so हमने मध्य प्रदेश के मैप को डिवाइड कर दिया है. This is मालवा region, this is चंबल and ग्वालियर, this is निमार region, this is बघेलखंड, this is महाकौशल, this is बुंदेलखंड, मध्य परिक्षेत्र. ये जो ऑप्शंस में दिए गए हैं मैंने ये सारे यहाँ पे मार्क करके आपको बता दिए हैं. नाउ इंदौर कहाँ प्रेजेंट है? इन द मालवा प्लेट्यू. अंडरस्टूड? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवा प्लेट्यू. अब जितना भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मैप्स रिलेटेड हैं, उनको मैप बना के याद रखेंगे तो आपको लॉन्गर रन में याद रहेगा. मैंने एक ही बार ये मैप बनाया था और मुझे ये याद है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? These are one of those questions जो UPSC, the unpredictable service commission wants you not to solve. So, but still we will solve it. Which one among the following classes of towns in India holds the highest percentage of urban population? अब मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है. क्लास 1 में सबसे ज्यादा अर्बन सेंटर्स हैं, क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस. क्लास 1 में सबसे ज्यादा है, क्लास 2 में उससे कम, क्लास 3 अगेन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो इसमें क्लास 1 का ऑप्शन नहीं है. सो हम हाईएस्ट किसको करेंगे? क्लास 2. सो आवर आंसर इज क्लास 2. ये यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस, जस्ट हैव एन आइडिया कि किसमें कम है और ज्यादा है, राइट? क्लास 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 में 6 डिविजन्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Golden quadrilateral highway does not pass through which of the following cities? अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. अब बीच बीच में कुछ सिटीज आती हैं जिनमें ये कनेक्ट करता है. कौन सी नहीं आती हैं? नाउ इट कनेक्ट्स भुवनेश्वर, इट कनेक्ट्स जयपुर, लखनऊ और इंदौर को ये कनेक्ट नहीं करता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2. आई होप आपको ये याद रहेगा. यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल द सिटीज. सो जो जो क्वेश्चंस में आए वैसे वैसे रिलेटेड आप याद कर लीजिए. सो ये आप क्वेश्चन याद कर लिया. सो एक बार जाके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को देख लीजिएगा कौन सी सिटीज कनेक्ट होती हैं. बीच में यहाँ पे जयपुर कनेक्ट होता है, देन यहाँ पे भुवनेश्वर कनेक्ट होता है, राइट? अब इंदौर बीच में हो गया और लखनऊ भी, है ना? सो ये दोनों नहीं होते, करेक्ट? सो 1 and 2 is the answer. Moving on to the next question. It is related to following statements with reference to the location of major ports in India. अब मेजर पोर्ट्स, दीन दयाल पोर्ट, पहले क्या नाम था इसका? कांडला पोर्ट. Now it has been renamed to दीन दयाल पोर्ट. ये कहाँ प्रेजेंट है? This is दीन दयाल पोर्ट. कहाँ पे प्रेजेंट है? गल्फ ऑफ कच्छ एंड नॉट गल्फ ऑफ खम्बत. कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ में, राइट? और गल्फ ऑफ खम्बत कहाँ पे है? दिस इज गल्फ ऑफ खम्बत, जहाँ पे लोथल प्रेजेंट है. इट्स अ
इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, राइट। गल्फ ऑफ खम्बत में लोथल प्रेजेंट है बट नॉट दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, राइट। नाउ कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड canal, right, this is Vembanad canal, this is Cochin port, so it is present, this is correct. Vembanad lake is the longest lake of our country, longest lake, okay, ये fact भी आप याद रखिएगा. Now third, Mormugao port is situated at the entrance of Zuari estuary, this is Goa. There are two rivers, one is Zuari and other is Mandovi, okay, ऐसे मूव होती हैं. सो मार्मुगांव पोर्ट इज situated at the entrance of Zuari estuary. This is also correct. Now Paradip port is situated in the Godavari delta. Godavari is here and Paradip port is here, so this is wrong, okay. So 2 and 3 is the only option which are correct. Now let's understand बाकी सारे ports also of our map जो हमने map में mark किया. There are 13 major ports in our country. First is Deen Dayal port, Gujarat में. Then we have Mumbai port, Maharashtra, JNPT, which is Jawaharlal Nehru port terminal. Then we have Marmagaon port in Goa. Then we have New Mangalore port in Karnataka. Then we have Cochin port in Kerala. Then we have Tuticorin port in Tamil Nadu. There are three ports, major ports in Tamil Nadu: Ennore, Chennai, and Tuticorin. Then we have Vishakhapatnam, which we also call Vizag. It's in Andhra Pradesh, जो गोदावरी, somewhat गोदावरी के पास में है. Then we have महानदी के पास में है पारादीप पोर्ट, right, जहाँ पे महानदी डेल्टा बनाती है, वहां पे है पारादीप पोर्ट इन ओडिशा. Then we have Shama Prasad Mukherjee port, which is also कोलकाता पोर्ट भी बोलते हैं उसको, ओके. सो हमारे ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे, ये नहीं है, and this is महानदी. All right. Moving on to the next question. Which one of the following is not an atmospheric natural disaster? Atmosphere, drought. बारिश कम होगी तो ड्राउट होगा, तो ये तो एटमॉस्फेरिक है. देन हेलस्टॉर्म भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस की वजह से, जब बहुत ज्यादा जो क्लाउड्स ऐसे टेम्परेचर में होते हैं जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है, तो वो आइस ही फॉल हो जाती है ऑन अर्थ, सो दैट इज हेलस्टॉर्म. फ्रॉस्ट भी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर होती है. बट एवलांच, व्हिच इज द मूवमेंट ऑफ आइस, इट इज ड्यू टू जियोलॉजिकल फिनोमेना और ग्रेविटी की वजह से होता है. सो दिस इज द वन जो एटमॉस्फेरिक नहीं है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये बाकी सब एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर है. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो इसमें क्या पूछा है? स्टेटमेंट्स अबाउट डैम ऑन चेनाब रिवर. नाउ क्या क्या है? सलाल डैम, अलाल डैम एंड भालीगढ़ डैम. सो आर ऑन चेनाब रिवर. This is not on Chenab River. Salal Dam is on Chenab River and Bhaligarh Dam is also on Chenab River. Then there is Dulhasti, which is on Chenab River. Then we have Bhaligarh. अब now if you look carefully in these statements, यहाँ पे सिर्फ भालीगढ़ और सलाल डैम की बात करे जा रहे हैं, तो अलाल डैम नहीं बात कर रहे हैं इन द फर्दर स्टेटमेंट. सो इससे आपको क्या समझ आना चाहिए कि भालीगढ़ अलाल डैम नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है स्टेटमेंट में. यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, है ना. सो सलाल डैम is on Chenab River, Bhaligarh Dam is on Chenab River, and Bhaligarh has greater height than Salal Dam. Bhaligarh की height is almost 143 and जो Salal Dam है उसकी 113 meters. ठीक है, so this is correct. ये wrong है, I'm sorry. Alal Dam is not on Chenab River. Then we have Salal is operated by Jammu Kashmir Power Development Corporation and Bhaligarh is operated by NHPC.
So it's actually opposite. So ये statement भी गलत हो गई. So the only answer which is correct is only 2. समझ आ गया आप लोगों को? And एक और जो डैम है which is Dulhasti. Okay, so that is the end of our video today. These are our social media handles again. अगर आपको ये जो PDF मैंने अभी पढ़ाई है ये आपको चाहिए तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम. मैं नीचे जो लिंक है वो पिन कर दूंगी in the comment section. This is our Instagram handle. This is our email ID. Please like, share and subscribe our channel so that we can put equal amount of efforts हर वीडियो के लिए and help you provide with the best and quality content.